हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एट शशि रंजन। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में हम पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। पार्ट 3 हमारा पावर वर्क एंड एनर्जी है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपने चैनल स्टडी एट शशि रंजन पे अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो। ये जो नोट्स है मेरे द्वारा बनाए गए, ये शॉर्ट्स नोट्स हैं जो एक रिवीजन के तौर पे वीडियो है, जिसमें जीके आ रहा है फिजिक्स का पार्ट। बेसिकली इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें पहला जो चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है इसमें, वो हमें वर्क क्या है। वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पहले वो जान जाए। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारा ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा जो होता है वो दोनों के बीच का एंगल है, थीटा। ठीक है, इसलिए हमने एफ एस कॉस थीटा हो गया वर्क। वर्क क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिखते हैं जूल। इसका यूनिट न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है फोर्स यानी न्यूटन और डिस्टेंस यानी मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। और 1 जूल क्या है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। अर्ग क्या है, इसका CGS यूनिट है। वर्क जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो भी हो सकता है, वो कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच वेरी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है पावर। पावर क्या है, कार्य करने की दर को हम पावर कहते हैं। पावर यानी वर्क अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। 1 वॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या इसको 1 जूल पर सेकेंड भी बोल रहे हैं। जो हर्ट्स पावर होता है 1 HP जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 HP इक्वल टू कितने वॉट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 HP इक्वल टू 746 वॉट, और ये इसे हम मशीनों की शक्ति के मापने के यूज़ करते हैं हर्ट्स पावर में। वॉट सेकेंड क्या होता है, यह कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, 1 हॉट्स सेकेंड यानी क्या मतलब क्या है, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, और ये मिल के क्या बोलते हैं 1 जूल बराबर होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि किलो हर्ट्स कितना होता है, तो 3600 जूल बताना है आपको। और 1 किलो हर्ट्स आवर पूछेगा तो 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा पूछा गया है कि 1 किलो हर्ट्स क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। नीचे दिया है मैंने क्या लिखा है, नीचे इसमें आप देख लो कि वॉट, किलो वॉट, मेगा वाट और HP जो है ये पावर के यूनिट है, जबकि वॉट सेकेंड, वॉट आवर, किलो वॉट आवर और वर्क और एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा एनर्जी क्या है, एनर्जी है हमारा कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी है, ये एक अदिश राशि है, इसका SI यूनिट जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। इन दोनों के बीच रिलेशन एग्जाम में आते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, जो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोशन के बीच में आता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। इसको हम ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mv का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे 2m हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आता है वही आपको ध्यान देना है कि जो p है वो √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी है। ये रिलेशन पूछा जाता था एग्जाम में। अब कुछ देखते हैं क्या क्या चेंजेस, किस में कौन सा क्या एनर्जी कन्वर्जेशन होता है, वो देख लेते हैं। जैसे विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल यानी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाउड स्पीकर क्या होता है, लाउड स्पीकर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोफोन में क्या होता है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। डायनेमो क्या है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में। विद्युत बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वाद्य यंत्र क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल जो दिया था न्यूटन ने दिया था, न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया में इसका जिक्र है। न्यूटन्स लॉ ऑफ, इसको ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। इसमें न्यूटन ने ये बोला था कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट हैं, तो उन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। पहला हमने लिखा है कि फोर्स जो दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो है वो m1 m2 के प्रोपोर्शनल है। और दूसरा फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के बीच के लेंथ के दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/r² है। जब इन दोनों इक्वेशन को मिला मैच करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन r² आएगा।
जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कैपिटल जी की वैल्यू आती है। इस जी को ही हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। आपको यूनिट ध्यान देखना है, जी की वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी। जी की वैल्यू क्या बताया मैंने अभी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको देख लेना है यूनिट कैसे निकालते हैं। जी जो होगा उसको हम, जो इक्वेशन हमारा मिला था उस इक्वेशन से हम जी को एक्साइड कर लेंगे और बाकी वेरिएबल को एक्साइड कर लेंगे। तो यहाँ से जी की जो यूनिट निकल के आती है, जो जी की जो डायमेंशनल यूनिट जो निकलेगी, बीमा जिसको बोलते हैं, वो भी ध्यान देना है आपको। m के पावर 1, एल के पावर 3 और t के पावर -2 होता है। ये एक अदिश राशि है। जी के मान की खोज किसने किया था, गैवेंडिक्स ने किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो हम जान लेते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या है। तो कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोल रहे हैं। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू वो हर जगह फिक्स होगी, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, हर जगह डिफरेंट वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ मैंने लिख रखा है कि जो मून पे जो जी की वैल्यू है 1/6 ऑफ अर्थ का होता है, मतलब अर्थ के 1/6वां भाग जी पर होता है, मून पर। जी की वैल्यू मून पर क्या होता है। आगे हम बढ़ रहे हैं, दोनों में जो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी, हम वो देख लेते हैं। ये जो कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी m/r²। आर क्या है, रेडियस ऑफ त्रिज्या है। ठीक है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम है मास। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि जी के परसेंटेज में बदलाव क्या होता है, तो वो होता है -2 इंटू आर का जो भी घात होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमारा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ग्रह पे सबसे ज़्यादा होता है, किस पे कम होता है। तो जो मिनिमम वैल्यू होता है वो मरकरी पे सबसे कम होता है, और जुपिटर पे जो जो जी की वैल्यू है वो अधिक होता है। अब देखेंगे कि हमारा और कहाँ कहाँ जी के वैल्यू में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पोल्स पे होता है, और मिनिमम वैल्यू होता है वो इक्वेटर पे होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपको बताना है पोल पे। जैसे ये अर्थ है तो इसके जो दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे जो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, जबकि इसके बीचों बीच जो ये जलन जाए, इसको इक्वेटर बोलते हैं, इस पर जो हमारा होगा वो जी की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्मॉल जी की वैल्यू और किस पे डिपेंड हो रही है। स्मॉल जी, पहला हमने देखा है केस 1, जी का मान जब हम ऊपर जा रहे हैं तो अर्थ सरफेस पे फॉर्मूला क्या होगा वो आपको देखना है। तो ये है G' = G (1 - 2H/r), ये पूछा जाता है। सिंपल, आपको यह ध्यान देना है कि जी की वैल्यू हम ऊपर जाएं या फिर मतलब पृथ्वी सरफेस से ऊपर जाएं तो भी जी की वैल्यू में कमी आनी है, और हम अगर पृथ्वी के डेप्थ नीचे जा रहे हैं तो भी उसमें डिफरेंस आना है। जैसे ये मैं लिखा दूसरा केस है, जब हम नीचे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू फिर भी मतलब जी की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है G' = G(1 - dr), और ड्यू टू रोटेशन, या फिर एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले। जैसे ये हमारा कि पृथ्वी के कोर पे हमारा जी की वैल्यू क्या है, तो पृथ्वी के कोर पर जी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, और ड्यू टू रोटेशन की वजह से जो जी की वैल्यू आती है वो G' होता है G - r⁻²। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसमें मैंने ये दिखाया है कि ये मशीन का त्वरण ए है, और हमारा जो पृथ्वी जो त्वरण लगा रही है वो स्मॉल जी लगा रही है। और जब हमने ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी सरफेस से जो ऊपर जाएंगे तो मशीन के त्वरण को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं तो हम मशीन के त्वरण को माइनस ले रहे हैं। ठीक है, ये पुली लगा हुआ है, लेफ्ट में एक आदमी बैठा हुआ है। तो इसका जो टोटल इक्वेशन निकल के आएगा इस फिगर का, जो मैंने लिफ्ट का जो वेट जो होगा, टोटल वेट क्या होगा, डब्ल्यू जो होगा, वो मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी +-a क्यों लिखा है वो हम वही बता रहे हैं कि ए की वैल्यू कब डिपेंड करेगी, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उसके हिसाब से। केस 1 देखो क्या है, केस 1 बोल रहा है व्हेन लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा हो। एक समान वेग यानी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक समान वेग से जा रहा है यानी त्वरण, जो मशीन की त्वरण है वो 0 है। तो यहाँ पे जो डब्लू होगा वो mg होगा, यानी कोई अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई भी भार
अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक समान, केस 2 में देखो, पहले तो केस 2 में समान वेग से ऊपर जा रहा है तो भी मतलब ए की वैल्यू 0 यानी mg। तो सिंपल आपको केस 1 और केस 2 में ये पता चल रहा है कि अगर लिफ्ट में बैठा व्यक्ति एक समान वेग से ऊपर और नीचे जा रहा है तो उसके वेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो पहले वेट था सेम वेट वही होगा। तीसरा केस क्या है, व्हेन लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो, अगर एक समान त्वरण यानी ए से ऊपर जा रहा हो, तो मैंने बताया था ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेट टोटल क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए, यानी जी में कुछ कुछ ऐड हो रहा है, यानी पहले उसका बाहर में कुछ और ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका भार बढ़ जाएगा। यानी आपको यह ध्यान रहे कि जब लिफ्ट में बैठा व्यक्ति एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो तो उसका वेट क्या होगा, हमें मैक्सिमम ऐसा लगे, उसको वेट को ऐसा लगेगा कि उसका वेट ज़्यादा है उस टाइम। ठीक है, और इसमें केस फोर्थ क्या है हमारा वो देखते हैं। केस फोर्थ है हमारा व्हेन लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रहा हो। ठीक है, तो ये जाएगा W इक्वल टू क्या आ जाएगा G माइनस ए, यानी यहाँ घट रहा है, घटा हुआ महसूस होगा उसको, जब एक समान त्वरण से नीचे आएगा तो घटा हुआ महसूस करेगा। जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए यानी A इक्वल टू G हो जाए तब उसका वेट जो होगा 0 महसूस होगा उसको। और जो लास्ट केस है वो है हमारा छठा केस, जब ए की वैल्यू जी से ज़्यादा हो तो उसमें क्या होगा, लिफ्ट में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो लिफ्ट के छत पे जाके टकरा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि लिफ्ट में बैठा व्यक्ति सवार छत पे कब टकराता है, तो जब उसका जो मशीन का जो त्वरण होगा वो ज़्यादा हो जाएगा ग्रेविटेशनल पृथ्वी के त्वरण से। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपग्रहों का कक्षीय वेग, जिसको हम ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बोल रहे हैं। तो ऑर्बिट वेलोसिटी जो होता है वो v0, याद रखना आपको, v0 जो होता है वो √g_me/r। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ भी याद रखना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट है ये कैपिटल जी के फॉर्म में ये फॉर्मूला है और स्मॉल जी के फॉर्म में ये फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हमारा है प्लायन वेग। प्लायन वेग क्या होता है, ऐसा वेग होता है जो हम इतना किलोमीटर पर घंटे की स्पीड दे दें ताकि ये वापस इस, जैसे पृथ्वी से किसी वस्तु को बाहर भेजना है कि वो उस वापस पृथ्वी पे लौट के ना आए, तो हमें कितना वेग देना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं प्लायन वेग। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि वी जो है वो √T_g_r_e, और इन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो पलायन वेग होता है वो √2 इंटू वी नॉट, इसको हम किसको बोल रहे थे, हम v0 हम बोल रहे थे ऑर्बिट वेलोसिटी को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें अब केपलर लॉ। केपलर ने क्या बोला था, केपलर ने ग्रहों के गति संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला उन्होंने बोला था कि कोई भी ग्रह एक परवलय आकार मोशन करेगा यानी इलेप्टिकल मोशन करेगा। दूसरा नियम उन्होंने ये बोला था कि जब पृथ्वी के पास होगा, जो ग्रह पृथ्वी के पास होगा रोटेशन करते टाइम, उसकी उस टाइम जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, और जब अगर दूर होगा तो उसकी स्पीड मिनिमम होगी। ठीक है, और तीसरा उन्होंने बोला था कि जो उसका आवर्तकाल का स्क्वायर होगा वो उसके रेडियस के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होगा। इन्होंने ये 3 नियम बोले थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, ये सब थोड़ा देखते हैं। उससे पहले हम सॉलिड लिक्विड गैस इनके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर ले। सॉलिड में क्या होता है हमारा, सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉलिड में हमारा शेप और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, नो चेंजेस होगा, नॉट चेंजेस होगा। लिक्विड में हमारा क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा लेकिन शेप जो हमारा चेंज हो सकता है, क्योंकि किसी भी बर्तन में अगर किसी पानी है, जैसे उसको अगर हम ग्लास में रख रहे हैं तो उस शेप का हो जाएगा, सेम वैसे ही अगर किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं तो वो सेम दूसरे ऑब्जेक्ट के शेप को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, गैस की बात करें तो इनमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है, ना ही हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और ना ही हमारा शेप कांस्टेंट होता है। चौथी कंडीशन अगर पूछा जाए कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो हमारा बोलेंगे हम प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था होती है और इसकी टेम्परेचर कितनी होती है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो पांचवा अवस्था होता है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसकी खोज जो किया था चंद्रशेखर बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1920 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों तरफ उष्मा चालक प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। ठीक है, उष्मा का जो होता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है।
स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे सपोज करो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम बाहर से पुल लगा रहे हैं, पुल या पुश कुछ भी हो सकता है। जैसे हम सपोज करो यहाँ से एक फोर्स पी लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बाहर की ओर खींचेगा। खींचेगा मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस बोल रहे हैं। और स्ट्रेन क्या हो रहा है, जब ये बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ इसके लेंथ में वृद्धि होगी। सपोज पहले ये था तो अब थोड़ा सा आगे जाएगा, कितना आगे गया, यानी डेल एल। तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ में ये बोला गया है, व्हेन अ इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो कैपिटल ई आएगा, कैपिटल ई को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल को हम क्या बोलते हैं, तो हमको याद रखना है कि पॉइजन रेशियो होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रहे हैं। प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ न्यूटन पर mm² होगा। और 1 मेगा पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर mm² के बराबर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बार क्या होता है, 1 बार जो है वो 10 पास्कल के बराबर होता है। और 1 पास्कल जो होता है वो कन्वर्ट कर देंगे हम इस हिसाब से। 1 टोरा क्या है, 1 mm बार के इक्वल होता है, और ये होता है 133.8 पास्कल के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 110.3 किलो पास्कल, ठीक है। या फिर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है वो 1.013 बार के इक्वल होता है, या फिर 760 mm of Hg। ये याद रखना है आपको, ये वाली जो लाइन जो मार्क कर रहा हूँ ये याद रखना है आपको, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 बार या 760 mm of Hg होता है। इट इज़ मेजर्ड बाई बैरोमीटर। पास्कल्स लॉ बता देता हूँ आपको क्या है। पास्कल्स लॉ में पास्कल ने ये बोला था कि किसी पॉइंट पे जो लगने वाला प्रेशर है वो तीनों डायरेक्शन में सेम होगा, यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पे जो प्रेशर होगा वो किसी पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। पास्कल्स लॉ पे कौन कौन से एग्जांपल क्या क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक क्रेन, ये सब सारे जो है वो पास्कल्स लॉ के एग्जांपल हैं। एक और देखते हैं हम, इसमें मैंने क्या लिख रखा है, ये हमारा डायग्राम है। इसमें हम पॉइंट ए पे हम क्या प्रेशर मेजर करने वाले हैं। तो पॉइंट ए पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, ग्रेविटेशन है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण, जी एच जो है वो हाइट है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो किस पे जो प्रेशर है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा हाइट पे डिपेंड कर रहा है। यानी प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज। प्रेशर शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हमारा डेंसिटी और हाइट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में आ गया टोटल द्रव का जो प्रेशर है वो क्या है, वायुमंडलीय दाब और प्लस रो जी एच, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो द्रवों के दाब के नियम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि पहला डायग्राम में क्या पता चल रहा है कि जो पॉइंट ए पे प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा बी से, और बी पे ज़्यादा होगा सी से। इसका जो एग्जांपल होगा, जैसे सपोज करो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे पूछ जाते हैं। जैसे जो डैम होते हैं, तो डैम में जो प्रेशर होता है, जो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना डैम में, जैसे ये पानी है हमारा भरा हुआ डैम में, जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो जो डैम के जो दीवारें होती हैं जो नीचे साइड बने होते हैं उस वो ज़्यादा मोटी बनाई जाती हैं ऊपर के अपेक्षा, क्योंकि नीचे हमारा क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा डायग्राम है, पॉइंट बी पे मैंने दिया है कि यहाँ पे जो है तीनों जो हमारा प्रेशर जो है वो सेम डायरेक्शन में जो लग रहे हैं वो इक्वल होंगे, यानी पी एक्स पी वाई जेड सेम होंगे। और तीसरा जो इसमें जो डायग्राम है वो आप देखो क्या इसमें बोला गया है। तीसरा मैंने ये बोला है कि ये पी ए पी बी पी सी, मतलब यहाँ पे लेवल सेम है। लेवल सेम का मतलब क्या है, प्रेशर भी हमारा सेम होगा हर जगह पे, ठीक है। अब हम नीचे बनते हैं, जैसे समान गहराई पर द्रव का दाब द्रवों के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात डेंसिटी वाले लिक्विड का घनत्व जो होगा वो अधिक होगा, ठीक है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही गिरने लगती है क्योंकि हाइट बढ़ती है।
तो प्रेशर हमारा घट जाता है। सिंपल सा है, प्रेशर का एग्जांपल पूछा जाता है कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे, सिंपल आपको याद रखना है कि प्रेशर जो होगा वो जो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब हाइट बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा, आपको ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, गलनांक और क्वथनांक के बारे में देखते हैं, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। केस 1 है हमारा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, हो गया। केस 2, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। केस 3 क्या है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई भी लिक्विड हो उसकी वॉल्यूम पॉइंट बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग यानी तैरना, जिसको हम बोल रहे हैं, किसी वस्तु का किसी द्रव में उत्प्लवन करना, उस वस्तु का क्या है, फ्लोटिंग कंडीशन कहलाती है। ये भार द्रव के अपेक्षा पर निर्भर करता है, भार व द्रव अपेक्षा पर निर्भर करता है, ये आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावन बल जो क्या होता है, भार पर आभासी कमी जो है हटाए गए द्रव के बराबर होगा। जैसे ये सपोज करो ये पानी है, इसमें नाव अगर तैर रही है तो वो जो नाव का जितना पोर्शन पानी के अंदर है उतना ही बल उसके वो नीचे की ओर पानी उस पर लगा रहा है, जिसके वजह से ही वो क्या है, उस पर वो कंडीशन में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, आपको ये 3 कंडीशन देखना है। ये डूबा हुआ पार्ट है, इसका मतलब क्या है, डब्लू मैक्सिमम है W1 से, दूसरा बीच में यानी तैर रहा है, यानी दोनों इक्वल है जितना अपोजिट लगाया जा रहा है। और ये कब पानी के ऊपरी भाग कब होगा, जब W जो होगा वो छोटा हो जाएगा W1 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, kg/m², बीमा हो जाएगा ml⁻³ इसमें पूछा जाता है डेंसिटी में कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है कम है, तो ये कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो तैरेगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जो डूबेगा उसकी डेंसिटी अधिक होगी। ये देखो एग्जांपल, जैसे ये हो गया बर्फ़ है पानी में। ठीक है, अगर मैंने अब बताना पड़ेगा कि आपको बर्फ़ की डेंसिटी कम होगी, अगर बर्फ़ तैर रहा है तो उसकी डेंसिटी कम है, पानी में पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेन दो डेंसिटी को हम ऐड करते हैं तो नया डेंसिटी जो होगा वो क्या होता है, 2 डेंसिटी 1 इंटू डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1 प्लस डेंसिटी 2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा है, जैसे तैरते मनुष्य का घनत्व तो क्या होता है, मैंने लिखा है तैरते मनुष्य का घनत्व तो कम होता है पानी की अपेक्षा। ठीक है, अभी मैंने बताया बर्फ़ का घनत्व तो कम होता है पानी की अपेक्षा। हाइड्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी। घनत्व तो किससे मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैनोमीटर क्या करते हैं, गैसों के दाब मापने में यूज करते हैं। अल्टोमीटर ऊंचाई, बैरोमीटर मेजर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो आपको ये ध्यान देना है कि बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या, आंधी तूफान आने की संभावना है। धीरे धीरे नीचे जा रहा है यानी वर्षा होने की संभावना है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है यानी मौसम साफ होने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ये ध्यान देना आपको। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे पृष्ठ तनाव 0 होगा। सुई जो तैर रही है वाटर पे वो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैर रही है। ठीक है, इसमें आपको फिर आगे है हमारा कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ फोर्स। कोहेसिव का मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो कोहेसिव, अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 एग्जांपल दे रखा है, जैसे वाटर और Hg। अगर वाटर में कोई कैपिलरी ट्यूब हम डालते हैं तो उसका क्या है, राइज की कंडीशन बनती है हमेशा, मतलब पानी जो है थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन हम मरकरी के केस में क्या होता है, अगर मरकरी में हम अगर कोई कैपिलरी ट्यूब, जैसे ये ट्यूब है इसको हम डाल रहे हैं तो वो नीचे जा रहा है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉल की कंडीशन आती है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम में ये बोला गया था कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो योग होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर एनर्जी यानी P/ρg, काइनेटिक एनर्जी V²/2g, और H यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि P/ρg क्या है, तो आपको सीधे बोलना है कि ये दाब से प्रेशर एनर्जी है। V²/2g काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू H जो है उसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम गुरुत्वीय शीर्ष भी बोलते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, स्टोक्स लॉ क्या है, फॉर्मूला आपको बस याद रखना है कि F = 6π σV RV है, ठीक है। अब है हमारा पेंडुलम का मोशन। पेंडुलम का जो मोशन होता है वो ये जैसे हमारा पेंडुलम तो ऐसे ऐसे मूव करेगा हमारा, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंडुलम की जो मोशन है वो मास पे डिपेंड करती है क्या? तो नहीं करती है। वो कैसे नहीं करती है वो हम आपको बता रहे हैं अभी। जैसे फ्रीक्वेंसी को हम एन से दिखाते हैं, इसके यूनिट हर्ट्ज़ है, और फ्रीक्वेंसी होता है 1/आवर्तकाल के इक्वल होता है, और आवर्तकाल क्या होता है T = 2π√L/g। यानी यहाँ L/g का जिक्र हो रहा है, कहीं भी मास फॉर्मूला में हमारा मास नहीं आया, तो हम सिंपल ये बोलेंगे कि मास जो है वो डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड T डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मोशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में भी थोड़ा देखते हैं कि जो ये मोशन ऑफ बॉडी ऑफ सस्पेंड बाय ए स्ट्रिंग, स्प्रिंग में जैसे जैसे हम, ये है हमारा स्प्रिंग में कोई लोड लगा हुआ है M, वो नीचे की ओर जा रहा है यानी mg हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ खिंचाव आएगा, तो वो हम स्टिफनेस के खिंचाव को हम स्टिफनेस बोल रहे हैं, और कितना हो रहा है x सपोज हम मांग रहे हैं, तो वहाँ जैसे T π/2/Lg होता है, पता है हमको। तो इन दोनों इक्वेशन जो mg, वेट करो मैं बताता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लूँ। तो जैसे मैंने ये बोला है कि सपोज़ करो कुछ उसके खिंचाव आएगा, मतलब mg जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के स्टिफनेस और लेंथ सपोज़ करो कुछ आ रहा है, तो यहाँ से जो mg को हम अलग करते हैं, m/k को अलग कर रहे हैं, m/k हो जाएगा यानी डिवाइडेड बाई mk, तो ये हो जाएगा L/g। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, 2π√m/k, के पूछा जा सकता है, तो के होता है स्प्रिंग की स्टिफनेस होता है के, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये हमारा चैनल Study@शशि रंजन, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल Study@शशि रंजन को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। ये रहा मेरा FB अकाउंट्स, और ये हमारा इंस्टाग्राम, आप चाहो मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हो, मुझे सेम नेम पे शशि रंजन के नाम से। और इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो shashi996@gmail.com पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।